तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक हॉरर मूवी को जिसका नाम है द इनहेरिटेंस। और ये मूवी 2024 में रिलीज होने वाली सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। और इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही खतरनाक डीमन या फिर शैतान देखने को मिलेगा जिसे देखने में हो सकता है आपको काफी मजा आए। तो कहानी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बीवी हैना के साथ अपने पिता से मिलने जा रहा था। लेकिन जाते टाइम हैना काफी नर्वस लग रही थी क्योंकि उसके ससुर ने उससे मिलने के लिए उसे इन्वाइट नहीं किया था। और हैना सिर्फ और सिर्फ अपने पति के फोर्स करने की वजह से साथ में आई थी, नहीं तो हैना तो साथ में आने से भी मना कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े मेंशन में था। वहां पहुंचने के बाद ये लोग अपने भाई बहन से मिलते हैं जिनके नाम होते हैं सीजे, केमी और मैडेलिन। और इन भाई बहनों के बीच में रिश्ता कुछ खास नहीं था जिसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। लेकिन मैडेलिन और सीजे के बीच में काफी अच्छा रिश्ता था क्योंकि ये दोनों बचपन से ही ट्विंस थे। अब ये लोग आपस में मोटा मोटी बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर केमी आती है जो कि एक्चुअली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। और हाँ, सीजे और मैडेलिन को हैना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि इन दोनों को ऐसा लगता था कि हैना गरीब परिवार से है, इसी वजह से उसने ट्रू के साथ शादी किया ताकि वो अमीर हो सके। लेकिन एज अ व्यूवर हमें पता है कि ये बातें झूठ है क्योंकि हैना यहाँ पर जबरदस्ती आई थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि आज इनके पिता का 75th बर्थडे था, इसी वजह से उसके डैड ने इन सभी को बुलाया था। और जब ये लोग घर के अंदर जाते तो वहाँ पे कोई भी बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी सेलिब्रेशन का माहौल नहीं था, जिसे देखकर ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अगर इनके डैड को बर्थडे पार्टी नहीं मनाना था फिर इनके डैड ने इन्हें इतने बड़े मेंशन में क्यों बुलाया था। अब ये लोग अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपने डैड के पास जाते हैं जहाँ पर ये लोग शुरू में बस नॉर्मल बातें करते हैं। उसके बाद इनके डैड इनसे सीरियस बातें करते हैं और बोलते हैं कि आज मेरा 75th बर्थडे है और आज मेरी मौत होने वाली है। ये सब सुनने के बाद ये लोग थोड़ा अजीब रिएक्ट करते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके डैड बस यहाँ पे थोड़ा मजाक कर रहे थे। लेकिन इनके डैड चार्ल्स सीरियसली बोलते हैं कि हो सकता है आज मैं मर जाऊं, इसीलिए मैंने अपने प्रॉपर्टी के बिल बना लिए हैं। और बोलते हैं कि अगर आज रात में जिंदा बच गया तो ये हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी तुम चारों भाई बहनों में बट जाएगा। लेकिन साथ में इनके डैड ने इन्हें धमकी भी दिया था कि अगर आज रात में मर गया तो ये पूरी प्रॉपर्टी एक फाउंडेशन कंपनी को डोनेट किया जाएगा। और चार्ल्स ने यहाँ पर काफी सीरियसली होकर बोला था तो इनके बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि यस, पापा ने यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं बोला। उसके बाद चार्ल्स इन सबको समझाता है कि यहाँ के विंडो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है और मेरे मैनेजर के बाहर जाने के बाद ये बिल्डिंग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, जिसके बाद ये सीधा अगले दिन ही खुलेगा। और बोलता है कि अगर मैं कल तक जिंदा बचा तो मेरा मैनेजर ये पूरी प्रॉपर्टी तुम चारों के नाम कर देगा, लेकिन अगर तुम लोग मुझे कल सुबह तक जिंदा नहीं रख पाए तो मेरा मैनेजर ये पूरी प्रॉपर्टी को कल सुबह तक फाउंडेशन कंपनी को डोनेट कर देगा। अब मैनेजर के जाने के बाद ये बिल्डिंग पूरी तरीके से सील पैक हो जाता है। उसके बाद चार्ल्स ट्रू को पूछता है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने परिवार वालों को बुलाया था, फिर तुम यहाँ पे हैना को लेके क्यों आए। लेकिन अपनी डैड की ऐसी बातें सुनने के बाद ये दोनों यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तभी चार्ल्स बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं हैना को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं कुछ खास रीजन की वजह से सिर्फ अपने परिवार वालों को बुलाया था, जिसके बारे में तुम सबको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इतना बोलने के बाद वो लाइब्रेरी के अंदर अपना कुछ काम करने के लिए चला जाता है। वहीं पर ये पांचों लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि शायद इनके पिताजी थोड़े से पागल हो चुके हैं। और यहाँ पर इन सबका ऐसा मानना बिल्कुल ठीक था क्योंकि आप खुद ही सोचो, एक इंसान खुद को बुलेट प्रूफ घर में बंद कर ले तो ऑब्वियसली आप भी उसे पागल ही मानोगे। माना कि इनके डैड ने काफी सीरियसली होकर बोला था, लेकिन ये लोग फिर भी अपने डैड की बातों को बस थोड़ा सा मजाक ही मान रहे थे। और इन सब की बातों से हमें पता चलता है कि चार्ल्स एक जिम्मेदार पिता नहीं था क्योंकि जब बचपन में इनकी माँ गुजर जाती है तो चार्ल्स ने अपने बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। मतलब होता है ना कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप अपने बच्चों का ध्यान हाउसमेट से भी रखवा सकते हो। और यही एक रीजन था कि ये लोग अपने डैड से बहुत कम बात करते थे क्योंकि इनका बॉन्ड यहाँ पर कुछ खास नहीं था। और इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि मैडेलिन और सीजे ट्रू से इतना नफरत क्यों करते थे, क्योंकि देखो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था। बचपन से मैडेलिन और सीजे अपने डैड का बिजनेस संभाल रहे थे, माना कि उनके डैड ने कभी उनसे प्यार नहीं किया, लेकिन ट्रू अपने डैड का बिजनेस संभालने की वजह हैना के साथ शादी करके एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। और यही रीजन था कि मैडेलिन और सीजे अपने भाई और हैना से नफरत करते थे। तभी हम केमी को देखते हैं जो नहाने के लिए पूल के पास गई थी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। केमी खुद को बचाने के लिए पूल में अपने पैरों को जोर जोर से पटकती है, लेकिन बाहर जो कोई भी था उसने केमी को जान से मार दिया। तभी मैडेलिन नोटिस करती है कि केमी काफी देर से गायब थी, तो ये लोग उसे घर में ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद इन्हें पूल में केमी की डेड बॉडी मिल जाती है जो देखने में काफी भयानक लग रही थी। और हाँ, मैं आपको ऐसे ब्रूटल सीन्स नहीं दिखा सकता, नहीं तो यूट्यूब मेरे वीडियो को बैन कर देता है। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, अब ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अगर मेंशन चारों तरफ से बंद है तो आखिर ये सब किया किसने। तभी ट्रू इन सबको बोलता है कि हो सकता है केमी जल्दी जल्दी में किसी नुकीली चीज पे गिरी होगी, इसी वजह से उसकी जान गई। अब ये लोग अपने डैड को बताते हैं कि केमी मर चुकी है, तो चार्ल्स अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखने जाता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि चार्ल्स अपनी बेटी के मरने की वजह से बिल्कुल भी दुखी नहीं था, जैसे कि उसे पता हो कि आज केमी मरने वाली है। अब केमी के मरने के बाद ये लोग अपने डैड से सवाल करते हैं कि
कि आखिर ये सब किसने किया। तो चार्ल्स इन सबको बताता है कि मैंने अपने जवानी के टाइम में किसी से गलत डील कर ली थी, जिसकी सजा तो मुझे आज भी मिलती है और एक आत्मा आज रात को मुझे मारने वाली है। अपनी डैड की बातें सुनने के बाद इन्हें फिर से उन पे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि अब तक इनके सामने कुछ भी क्लियर नहीं था, जैसे कि केमी की मौत कैसे हुई, या फिर उसे किसने मारा, या फिर इनके डैड के पीछे कोई आत्मा सच में पड़ा था, या फिर इनके डैड बस यहाँ पे नाटक कर रहे थे। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, ट्रू और हैना अपने घर में इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। तभी ये दोनों ऐसी रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारी पुरानी एंटीक स्टैचू रखे थे। अब ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हम पीछे नोटिस करते हैं कि पुराने स्टैचू अपने आप मूव कर रहे थे। तभी ये लोग भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर सामान और स्टैचू अपने आप ही गिरने लगता है, और बैकग्राउंड में हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई चीज इनकी तरफ दौड़ के आ रहा था, इसी वजह से सारे सामान और स्टैचू गिर रहे थे। अब ये दोनों यहाँ पर इतना ज्यादा डर गए थे कि ये लोग जैसे तैसे कमरे से बाहर जाने लगता है। और जब ये लोग जल्दी जल्दी में रूम से बाहर निकल रहे थे, तभी इन लोगों ने वहाँ पे कुछ खड़ा देखा था, जो कुछ और नहीं बल्कि असल में डीमन खड़ा था वहाँ पे। उस डीमन को देखने के बाद इन दोनों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। उसके बाद ये दोनों पूल के पास जाते हैं, जहाँ पर शॉकिंगली केमी की बॉडी गायब हो चुकी थी। वहीं पर ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि पक्का केमी को हैना और ट्रू ने मारा होगा। अब ये दोनों यहाँ पर आपस में डिस्कस करने के बाद ही मान लेते हैं कि पक्का हैना और ट्रू ही किलर है। उसके बाद ये दोनों बहुत ही होशियारी से हैना और ट्रू को एक बड़े से चेम्बर के अंदर बंद कर देते हैं। ट्रू और हैना को बंद करने के बाद इन दोनों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन तभी यहाँ पर एक इनविजिबल फोर्स सबसे पहले मैडेलिन को हवा में उड़ाता है और उसे फिर घसीटते हुए रूम के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसे केमी का डेड बॉडी दिखता है, जिसके अंदर अब कोई आत्मा घुस चुका था। तभी वहाँ पर सीजे पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद केमी उसके तरफ जाने लगती है तो सीजे उसे गोली मार देता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने केमी को नहीं बल्कि मैडेलिन को शूट कर दिया था। गोली लगने की वजह से मैडेलिन इंस्टेंटली वहीं पे मारी जाती है। लेकिन तभी इस मूवी का सबसे भयानक सीन आता है, जहाँ पर अचानक से मैडेलिन की बॉडी सीजे के सामने से गायब हो जाती है। वहीं पर हैना जिस लॉकर में बंद थी, उस लॉकर का ऑक्सीजन लेवल लगभग खत्म ही होने वाला था, और इन लोगों ने मान भी लिया था कि ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन तभी सीजे आके दरवाजा खोल देता है और इन्हें सारी बातें समझाता है कि मैडेलिन के साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस आत्मा को रोकेंगे, जिसके चक्कर में सीजे भी यहाँ पे मारा जाता है। और ये दोनों जैसे तैसे बचते बचाते एक अनजान रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद इन्हें काफी सारी बातें पता चलती है, जैसे कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें पड़ी थी, जिसे देखने के बाद एक बच्चा भी बोल देगा कि यहाँ पे कोई हर रोज काला जादू किया करता था। इसी बात का पता लगाने के लिए ट्रू अपने डैड के पास जाता है, जहाँ पर फाइनली ये आदमी इस बार अपना मुंह खोलता है। और भाई लोग, यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली भयानक राज। और चार्ल्स इन सबको बताना चालू करता है कि यहाँ पे मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम सभी हो, और इन्हें याद दिलाता है कि कैसे तुम लोगों ने मेरे पैसों से जिंदगी भर ऐश किया। लेकिन यहाँ की क्लाइमैक्स थोड़ी सी लंबी है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पर जो चार्ल्स का परिवार था ना, वो हमेशा से ही काफी अमीर था, लेकिन चार्ल्स के पिताजी ने बिजनेस करने के चक्कर में अपनी पूरी प्रॉपर्टी खो दिया था। और इसी बीच चार्ल्स को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि चार्ल्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। इसी वजह से चार्ल्स ने यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपनाया, क्योंकि उसे हमेशा से ही काला जादू या फिर तंत्र मंत्र के विद्या में काफी दिलचस्पी था। इसीलिए चार्ल्स ने मैमन डीमन के साथ डील किया ताकि वो लाइफ टाइम तक अमीर हो सके, और बदले में डीमन को 75th बर्थडे पे चार्ल्स ने अपनी सोल देने का वादा किया। अब देखो, मैमन डीमन के साथ डील करने के बाद चार्ल्स काफी अमीर तो हो गया था, लेकिन बीच में ही उसकी बीवी गुजर जाती है। लेकिन अपने बीवी के गुजर जाने के बाद चार्ल्स को अपनी जान की कीमत समझ आती है। इसीलिए चार्ल्स ने यहाँ पर मैमन डीमन के साथ एक और डील किया, जहाँ पर उसने खुद का सोल देने के बदले में अपने बच्चों का सोल देने का वादा किया। और डीमन भी यहाँ पर काफी इजीली मान जाता है, क्योंकि डीमन तो यहाँ पे काफी फायदे में था, क्योंकि डीमन को एक सोल के बदले में 4 सोल मिल रहा था, तो ऑब्वियसली डीमन तो हमेशा 4 सोल ही मांगेगा। और आज ही चार्ल्स का 75th बर्थडे था, इसका मतलब है कि आज चार्ल्स के अलावा उसके ब्लड लाइन में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और यही रीजन था कि चार्ल्स ने यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चों को बुलाया था, लेकिन हैना तो यहाँ पर ट्रू के कहने पर जबरदस्ती आई थी। मतलब देख रहे हो क्या भाई, ये बुढ़ा कितना खतरनाक और सेल्फिश है। मतलब जाहिर सी बात है, इसे यहाँ पर अपनी जान की कीमत समझ आ जाती है, इसीलिए इसने अपने बच्चों की जान को सेक्रीफाइस कर दिया। और यहाँ पर अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि ये डीमन इस बुढ़े की जगह उन बच्चों पर हमला क्यों कर रहा था। और अब तक तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये बुढ़ा फर्स्ट टाइम हैना को देख के चौंक क्यों गया था, क्योंकि हैना यहाँ पर इसकी ब्लड लाइन की नहीं थी। खैर, इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने के बाद ये बुढ़ा अचानक से अपने पास से गन निकालता है और हैना के सामने ही ट्रू को जान से मार देता है। ट्रू को मारने के बाद ये बुढ़ा हैना से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मतलब सीधा सीधा दिख रहा था कि ये बुढ़ा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। और यही रीजन है कि मैं इसे थोड़ी देर पहले से बुढ़ा बुलाता हूँ, नहीं तो मैं इसे पूरी मूवी में काफी इज्जत के
साथ नाम से बुला रहा था। उसके बाद ये सन की बुड्ढा हैना को मारने के लिए उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली हैना के हाथ में लगता है। लेकिन हैना अपनी जान बचाने के लिए उस बुड्ढे के ऊपर कोई अलमारी जैसी चीज गिरा देती है। उसके बाद में हैना बोलती है कि बस थोड़ी ही देर में मेमन डीमन तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेमन डीमन अब यहाँ पर क्यों आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि हैना यहाँ पर प्रेग्नेंट है और डीमन के साथ यही डील हुआ था कि ब्लड लाइन में कोई भी एक इंसान जिंदा रह सकता है, या तो ये बुढ़ा या फिर ये बच्चा। लेकिन ऑब्वियसली बच्चा पेट में था, तो डीमन यहाँ पर बुढ़े को एक बहुत ही खतरनाक मौत देता है। खैर, सबके मर जाने के बाद हम देखते हैं कि हैना वहाँ पे बैठ के रो रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाता है और बुढ़े का मैनेजर आके गेट को खोल देता है, लेकिन तभी उसे बुढ़े का डेड बॉडी मिलता है। इसका मतलब ये पूरी प्रॉपर्टी फाउंडेशन कंपनी को डोनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम हैना को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठ के रोते हुए चली जाती है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होता है। और हाँ, इस मूवी के ऊपर कोई भी थ्योरी नहीं बनता है क्योंकि मूवी के अंदर सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यारा सा नाम कमेंट कर देना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तब तक के लिए